शांति सुनो। देखो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में कई चीजों को आपने पढ़ लिया था। शुरू किया था हिंदी पढ़ाना तो गद्य से चालू किया था। गद्य में मैंने आपको क्या बताया था कि गद्य किसे कहते हैं, जिसमें लय न हो और जो ग्रामर के नियम का यानी व्याकरण के नियम का पालन करता हो। ठीक। गद्य कब से लिखा जाना चालू हुआ? तो आधुनिक काल से। इसके पहले जो काल था उसमें क्या लिखा जाता था? पद्य ही ज़्यादा लोगों ने लिखा है। अब पद्य का क्या था? गद्य को आपने कई क्रम में बांटा था, 4 क्रम। एक आपने गद्य को कहा था कथात्मक गद्य। उस कथात्मक गद्य के अंतर्गत आया था उपन्यास और कहानी। पहला उपन्यास मैंने आपको बताया था परीक्षा गुरु, किसने लिखा था? लाला श्री निवास दास ने। फिर मैंने बताया था कहानी का नाम था इंदुमती, किसने लिखा था? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। अब इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था दृश्यात्मक गद्य। दृश्यात्मक में नाटक आता है। क्या आता है? जिसे हम रंगमंच पर खेलते हैं। क्या आता है? नाटक। इस नाटक के 1 अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी मैंने 2 बताया था प्रसिद्ध है, एक दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का और एक घूंट जयशंकर प्रसाद का। ठीक। इसके बाद मैंने बताया था विचार प्रधान। विचार प्रधान किसे कहते हैं? जिसमें न कहानी हो, न पात्र हो, न घटना हो, सीधे सीधे विचारों की श्रृंखला हो, उसे हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। निबंध एक मैंने बताया था किसका बहुत प्रसिद्ध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि। मुझसे 2-3 जगह 2-3 4-5 वीडियो में गलती हुआ है। गलती क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ। मैंने त्रिवेणी और रस मीमांसा को बता दिया था ये निबंध है, बल्कि ये निबंध नहीं बल्कि विचार प्रधान के ही अंतर्गत आता है, इसीलिए गलती हुआ। विचार प्रधान में 2 चीजें आती है, एक निबंध आता है, एक आलोचना, समालोचना या समीक्षा। आलोचना कह लो, समालोचना कह लो या समीक्षा कह लो, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक। इसी में मुझसे गलती हुआ था कि मैंने निबंध, रस मीमांसा और त्रिवेणी ये दोनों आलोचना समालोचना समीक्षा है, मैंने बता दिया था किसमें? निबंध। तो आप समझते रहे ना, वो भी है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही, लेकिन गलती से मैंने निबंध में बोल दिया है, शायद 1 वीडियो में 2 वीडियो में, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक। इसके बाद विचार प्रधान के बाद मैंने अन्य विधा बताया था, आत्मकथा बताया था, जीवनी बताया था। आत्मकथा जो स्वयं से लिखी जाती है स्वयं के विषय में, जीवनी जो स्वयं से नहीं बल्कि कोई दूसरा लिखे आपके विषय में। आत्मकथा जीते जी लिखी जाती है, जीवनी मरने के बाद लिखी जाती है। आत्मकथा में आदमी कुछ न कुछ गायब करता है, जबकि जीवनी में जितना लेखक को पता है होता है सब कुछ लिख देता है। क्लियर? ये मैंने बता दिया था। फिर इसके बाद आप लोग पढ़ना चालू किए थे पद्य। और पद्य किसे कहते हैं? जिसमें लय हो, जिसमें क्या हो? लय हो, और जो ग्रामर के नियम का क्या करता हो? पालन न करता हो। जिसमें लय हो और जो ग्रामर के नियम का पालन न करता हो उसे हम पद्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। ठीक। अब देखो, इस पद्य में भी मैंने आपको बता दिया था कि इस पद्य का जो शुरुआत हुआ, हिंदी की शुरुआत जो हुई है वो कब से हुई है? हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत आया, संस्कृत के बाद पाली आया। संस्कृत में 2 हिस्से थे, वैदिक और लौकिक। फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, अवहट्ट आया, तब हिंदी आया। हिंदी के 3 क्रम, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और पद्य को मैंने जब बांटा था तो इसको 3 क्रम में बांटा था। एक को मैंने कहा था आदिकाल, दूसरे को मैंने कहा था मध्यकाल और तीसरे को मैंने कहा था आधुनिक काल। आदिकाल का कई नाम रहा। एक आदिकाल को आपने क्या कहा था? चारण काल। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल का आदिकाल नाम किसने रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को भी आपने 3 क्रम में बांट के पढ़ा था, एक सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो काव्य। रासो में एक ही महाकाव्य लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो। बाकी सब खंड काव्य लिखे गए थे। बाकी सब क्या लिखे गए थे? खंड काव्य। ये सब मैंने पढ़ाया, आज रिवीजन करवा दे रहा हूँ। खंड काव्य। रासो में सिद्ध साहित्य में 84 कवियों का वर्णन है और नाथ साहित्य में कितने? 9 कवियों का वर्णन है। नाथ साहित्य में 9। ठीक। अब इसके बाद आपको मैंने पढ़ाना चालू किया था आदिकाल के बाद मध्यकाल। मध्यकाल के भी 2 हिस्से, एक भक्ति काल और एक रीति काल।
भक्ति काल के आगे से दो हिस्से हुए, फिर दो हिस्से। एक को आपने कहा सगुण भक्ति, एक को कहा निर्गुण भक्ति। सगुण के भी दो हिस्से, एक को आपने कहा कृष्ण भक्ति और एक को कहा राम भक्ति। कृष्ण की भक्ति करने वाले का क्या नाम है? सूरदास। कृष्ण जी का भक्ति लाने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य। कृष्ण की भक्ति को लाने वाले यानी कृष्ण के भक्ति के प्रवर्तक रहे वल्लभाचार्य। और इसको प्रचलित करने में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? सूरदास का। सूरदास ने ही ज्यादातर कृष्ण का भक्ति किया और इनको प्रचलित भी किए। इसके बाद मैंने बताया था राम भक्ति। राम भक्ति को प्रचलित करने का कार्य किए तुलसीदास। और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य और सफल महाकाव्य लिखने का श्रेय भी जाता है किसके ऊपर? तुलसीदास, जिसका नाम है रामचरितमानस, जो 7 कांड में विभक्त है। मैंने 7 कांड का नाम भी बताया था। बाकस लाऊं, बी से बाल कांड ना, बाल कांड यानी जब राम लक्ष्मण छोटे थे। बी ए से अयोध्या कांड, फिर अयोध्या, बड़े हुए अयोध्या में, फिर बड़े हुए तो अरण्य, अरण्य माने जंगल में गए। बाकस के का मतलब किष्किंधा कांड, किष्किंधा यानी जो मिलते हैं सुग्रीव से, ठीक। बाकस लाऊं, एल का मतलब लंका कांड और यू का मतलब उत्तर कांड। एस एक भूल गए हैं, एस। बाकस लाऊं, यस का मतलब सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद लंका, तब लंका के बाद उत्तर कांड, ठीक। ये कांड में विभक्त था, 7 कांड में रामचरितमानस। क्लियर? कांड गलत शब्द है, कांड नहीं कहना चाहिए। कांड एक निगेटिव सेंस को दिखाता है। विपिन सर आपको बताएंगे इतिहास में ना, नहीं कहते कौन कांड कही क्या है, कौन कर्म कांड करे है तब ऐसा भोगत है, नहीं कहते गांव में। कर्म ठीक है, कांड गलत शब्द है। क्रांति कहिए, कांड की जगह क्या कहिए? क्रांति। ये हो गया। हाँ, बहुत लोग कहते हैं ये कांड किए हैं ना, समझ गए कि नहीं? अब आप देखो, इसके बाद आप लोग भक्ति काल के बाद पढ़े रीतिकाल, और रीतिकाल के 3 हिस्से कौन कौन? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ठीक। और भक्ति काल में जो आपने पढ़ा उसमें भी अगर तुलसीदास को पूछेंगे राम की भक्ति को प्रवर्तक कौन रहे, तो रामानंद रहे। कौन रहे? एक प्रश्न और पूछता है, सूरदास के गुरु का नाम क्या रहा? विट्ठलनाथ। क्या नाम रहा? विट्ठलनाथ। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है आधुनिक काल ना, मध्यकाल के बाद आधुनिक। और आधुनिक काल का अब देखो, उसमें रीति का आदिकाल का समय सीमा छूट गया। आदिकाल का समय सीमा 743 से 1343 या 1000 से 1343 या 1000 से 1350। फिर भक्ति काल रहा 1343 से 1643 या 1350 से 1650। फिर भक्ति काल के बाद रीति काल रहा 1643 से 1843 या 1650 से 1850। उसके बाद आया कौन सा काल? आधुनिक काल। और आधुनिक काल का जो समय सीमा रहा 1843 से अब तक का, और 1843 कहीं देता है, कहीं 1850, 1850 से अब तक का। यहाँ सुनो, लिखने में काम नहीं होगा, सुनती रहो, थोड़ा सुनोगी तो याद हो जाएगा, ठीक। बार बार सुनते सुनते आकाश को याद हो गया, उसको याद नहीं होता। वो जो गुड़ा करने में जिसको दिक्कत है वो याद कर पाएगा? बार बार सुनते सुनते वो, या जैसे रसरी आने जाने से गड़ारी में क्या पड़ जाता है? निशान पड़ जाता है ना, वैसे ही इसको बार बार रिपीट कराते कराते इसके दिमाग में मैंने निशान बना दिया है, पूरा याद कर लिया धीरे धीरे करके। इसके बाद आप पढ़ रहे थे आधुनिक काल, और आधुनिक काल 1850 से अब तक। और इस आधुनिक काल को भी आपने 6 क्रम में बांटा। वैसे तो 4 हिस्से में ही बांटा था, लेकिन आपके हिसाब से 6 हिस्से। कौन सा? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। इसमें भी मैंने कहा था भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद। छायावाद युग के बाद जो आया वो छायावादोत्तर युग कहलाया। इसके 3 हिस्से हुए, एक को कहा गया प्रगति, एक को कहा गया प्रयोग और एक को कहा गया नई कविता। और इसका भी समय सीमा मैंने बता दिया है। 1850 से 1900 तक चला कौन सा युग? भारतेंद्र युग। इसके बाद 1900 से 1918 तक चला द्विवेदी युग। फिर 1918 से 1936 या 1918 से 1938 तक चला कौन सा युग? छायावाद। 1938 से या 1936 से 1943 तक चला प्रगतिवाद। उसके बाद आया 1943 से 1949 से 1950 तक प्रयोगवाद।
और फिर 1950 से अब तक का जो समय सीमा है उसे हम कहते हैं नई कविता का दौर, नई कविता का दौर। और जब भारतेंदु युग पढ़ाया था तो मैंने बताया था भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद आया द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के प्रवर्तक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो महावीर होगा वही क्या, उसी के नाम पे क्या जाना जाएगा, युग। फिर छायावाद, छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, अभी हम लिखेंगे। फिर आया कौन सा युग? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के कौन रहे? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों के अज्ञ हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ, और नई कविता के तो कोई नहीं है। ठीक, इसमें से भारतेंदु और किसको निपटा दिया हमने? द्विवेदी। द्विवेदी युग और भारतेंदु युग को हमने खत्म कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा युग? छायावाद। ये था पीछे का रिकैप, ये था पीछे का रिकैप। अब आप छायावाद युग के बारे में मैंने लिखा दिया था उस दिन, बताया भी था। आज मैं आपको चेकिंग करूंगा कि कुछ पढ़ते उड़ते हो कि आके बैठते हो गधों की तरह। चलो, हाँ नहीं लिखे हो तो लिख लेना। अभी तुम नहीं आए थे ना, तो अब लिख लो। हाँ छायावाद युग। पहले आकाश तुम कह रहे हो कि आज पूछिए, धुआंधार पूछिए, तो जरा पहले धुआं धुआं कर दे तुमको। तुम अभी कहे, तुम ये बताओ छायावाद युग का समय सीमा क्या रहा? 1918 से 1918 से। इसका मतलब तुम पढ़ के आए हो 1936 या 1938। ये तो मेरा मुकुटधर पांडे ही बता दिया। कौन? मुकुटधर पांडे यानी सूर्या सनकी। देखो बता दिया कि नहीं 1918। छायावाद शब्द किसने दिया था? हाँ, शब्द किसने दिया? मुकुटधर पांडे। छायावाद के प्रवर्तक अगर पूछ लेगा, गुड, बारे सन की सूर्या, ये बिना तार नाम ही रख दिया का। हाँ, प्रवर्तक जयशंकर। इस छायावाद युग का एक और नाम है शुक्ल युग। कौन सा युग? शुक्ल युग। शुक्ल युग। शुक्ल युग किसके नाम पे पड़ा है? आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और याद रखना इस छायावाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो नहीं आएंगे। जैसे छायावाद में रहे ही, ये दो काल में रहेंगे। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये उस दौर के डॉन रहे हैं, निबंध की दुनिया के डॉन है। ठीक, ये निबंध की दुनिया की कौन है? इनका नाम ले लो तो कितने लोग तो वैसा ही, कितने राइटर इनसे डरते थे। इनका इतना बड़ा उस दौर में नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि इनसे राइटर डरते थे। जिसके विषय में एक बार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद यही है क्या, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही है क्या, इनके नाम पे इन्होंने कहा कि इस युग में केवल एक ही राइटर है जो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था, इस युग में केवल एक ही आदमी है डॉक्टर नागेंद्र जो ठीक ठाक ढंग का लिखता है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं इनकी इस टिप्पणी पे मुझे 2-3 दिन ठीक से नींद नहीं आया। क्यों? क्योंकि इतने महान कवि ने मेरा थोड़ा सा प्रशंसा किया था। समझ लो कितने बड़े रहे होंगे कि इतने बड़े डॉक्टर नागेंद्र हल्के फुल्के राइटर नहीं है, बहुत बड़े और कई विश्वविद्यालय को प्रोफेसर रहे। एक समय ऐसा था कि उनके नाम पे ही उनका सिग्नेचर जो होता था, अगर हिंदी का कोई बहुत बड़ा लेक्चरर बनने जा रहा है तो इनके सिग्नेचर से ही बनता था डॉक्टर नागेंद्र के। और सोचो वो कह रहे हैं कि मुझे 2-3 दिन नींद नहीं आया जब इन्होंने मेरा नाम ले लिया कि ये ठीक ठाक ढंग से लिखे हैं। जैसे आपका नाम कोई ले ले, कोई बहुत बड़ा टीचर हो और आपका नाम ले ले तो लगे गरी यार। जैसे कई कोई लोग कहते नहीं, अभी आप देखो एक साथ बादशाह करके गायक है, मैं एक बार शॉर्ट्स देख रहा था तो उसने कहा कि एक दिन विराट कोहली ने मुझको फॉलो कर लिया तो 3-4 दिन मुझे नींद नहीं आया, मैं बौखला सा गया था ना। आप कोई इतना बड़ा क्रिकेटर सोचो आपको फॉलो कर ले
थोड़ा बहुत हंसती रहोगे तभी फॉलो करेंगे, अब फॉलो आपको कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इस ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल के बारे में वो कहते हैं कि जब मुझे वो कहे मेरी कविता या मेरे पद्य या गद्य के बारे में, तो मुझे 2-3 दिन नींद नहीं आया, इतना मैं खुश था। ठीक, उस दौर में इनका ये रुतबा था ना, ये बहुत उस दौर के डॉन समझ लो, उस दौर के क्या है डॉन, और निबंध के तो डॉन है ही हैं। इनसे अच्छा निबंध लिखने वाला कोई आज तक नहीं हुआ। ये निबंध इनका चिंतामणि, आप जानते हो चिंतामणि निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये था। अब समझ गए। अब छायावाद युग में पूछता है छायावाद युग के स्तंभ का क्या है, कि छायावाद युग के स्तंभ है 4। कितने स्तंभ हैं? ये पूछता भी है छायावाद युग के स्तंभ। तो छायावाद युग के स्तंभ कितने हैं? छायावाद युग के कितने स्तंभ? अब इसका देखो एस एस हाँ, मजा आया। जैसे एसएस का बल्ला आपने देखा होगा, कई धोनी या फिर किसी को आपने देखा होगा एसएस का बल्ला लेते हुए, जो क्रिकेटर हैं। तो एसएस के बल्ले से आप खेलेंगे तो क्या आएगा? मजा आएगा। एसएस के बल्ले से खेलने पे क्या आएगा? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मजा नहीं, बहुत मजा आएगा। तो एस का मतलब क्या है? तो इधर लिखे क्या, नीचे लिखेंगे ठीक रहेगा। हम भी और भी लिख लेंगे यहाँ, कहानी कविताएं जो भी हो सकती है। चलो एस मजा आया। इस एस का मतलब क्या है भैया? हाँ, सुमित्रा नंदन पंत। आपके यहाँ इनकी एक कविता है, चींटी को देखा सरल विरल रेखा, शायद महादेवी वर्मा की है या इन्हीं की है। अभी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इनको प्रकृति का क्या कहा जाता है? प्रकृति क्या? सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार। एस अगले एस का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में 2 चीजें लिख लो। ये क्रांतिकारी कवि हैं। कैसे? ये जब लिखते थे ना तो आग लगाते थे अपने। हाँ, आग लगाने का सेंस है कि अपने लिखने के तरीकों से लोगों के मन में जुनून पैदा कर देते थे। लोग अंग्रेजों को दबा दबा के उखली, मूसर, डंडा, लोटा जिससे पाते थे मारने के लिए तैयार थे। समझ गए? हाँ, सबसे निराले थे। और इन्हें क्रांतिकारी, ये देखो दौर कब का है? 1918 से 1936। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। इस समय अंग्रेज एकदम कहर ढा रहे हैं, या क्यों मार धाड़ मचा दिए हैं। अगर आपको पता हो 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ है? जलियांवाला। विपिन सर पढ़ाए होंगे, यही गोरखपुर में हुआ था ना। 22 पुलिसकर्मी या 23 पुलिसकर्मी के ऐसे बहरवई से पहले क्या करें, जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ जानते हो? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में क्या हुआ, बैसाखी पूर्णिमा का एक मेला लगता है और अप्रैल का महीना रहता है 13 अप्रैल। उस समय मेले में क्या होता है, लोग जाते हैं, पशुओं का मेला लगता है, वहां लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाई लेते हैं, घर आते हैं। वहीं पे एक बाग है, वहीं बाग में जैसे पहले के समय में लोग दूर दूर से आते थे, इतना घोड़ा गाड़ी थोड़ी न था, इतना गाड़ी सुविधा नहीं थी, लोग पैदल आते थे, कुश्ती लगती। आज देखो आज भी कुश्ती होती नहीं है, गाँव गाँव मेला लगता है तो। और पहले दूसरी बात, पहले मेल मिलाप का एक ही साधन था, मेला वाला लगता था तो लोग बूढ़े लोग, आप लोग तो नहीं जानते, आप लोग नए दौर के हैं, हम लोग समय में नाना वाना मेरे थे तो छतरी टांग के आते थे, पैदल आ जाते थे, या फिर कोई घोड़ा गाड़ी से आते थे, यहाँ रहते थे, मेला देखते थे, 1-2 दिन रहते थे, फिर जाते थे, या एक ही दिन रहे। पहले के समय में लोग दाना पानी भी नहीं करते थे बेटी के घर ना, तो ये जैसे आए देखे फिर चले गए, और जो खाते पीते थे वो टिकते थे, रहते थे। तो ऐसे ही मेले में गए थे। मेले में जाते समय लोगों को, कोई महिला अपने बच्चे को कंधे पे ली है, कोई आदमी गए हैं सब,
अब जाते समय वही बाग था, बाग के बाद पढ़ाया लड़के, बाग के बाद देखा इनकी, बाग के बाद क्या था, बाग के बाद जो मेला लगता था बाग के पीछे, तो लोग सोचे आराम कर लें, तो आराम करने के लिए वहीं पर लगा था क्या, पंडाल, उसी बाग में, जलियांवाला बाग में, और चारों ओर गेट था, उस गेट के अंदर लोग, उधम सिंह नाम का एक लड़का था, वो पानी पिला रहे थे, क्या पानी, और अंग्रेजों ने क्या कहा, क्या किया, धड़ाधड़ गोली चलवाना चालू कर दिया, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था, और यहीं 13 अप्रैल 1919 के पहले 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922, कहीं 4 फरवरी देता है, चौरी चौरा कांड हुआ था, हाँ, गोरखपुर में ना, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ, ये वाला घटना 13 अप्रैल 1919, देखो 1918 चल रहा है, 1919 यानी इसके बाद वाला सन, इसी के बीच है कि आगे पीछे है, इसी के बीच। उसके बाद आया कौन सा कांड, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ, लोगों ने गुस्साया और गुस्सा करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। पुलिसकर्मी जा रहे थे, ये लोग प्रदर्शन करते हुए आए, कानून आया था जिसे कहते हैं काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, यानी अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको कोई रीजन नहीं बताया जाएगा, गिरफ्तार करने का कोई रीजन नहीं बताया जाएगा, पकड़ के आपको नजरबंद कर दिया जाएगा। इसी का विरोध कर रहे थे, ये क्या, रॉलेट एक्ट जिसका नाम था, उस कानून का क्या नाम था, रॉलेट एक्ट, उसी का विरोध करते हुए लोग जा रहे थे, और ये इन लोगों ने क्या किया, एक गोली चला दिया। गोली चला दिया तो जो भारतीय थे वो गुस्से में आ गए, गुस्से में आके उन लोगों ने क्या किया, देखा कि अच्छा जलियांवाला में करे रहा, उसके बाद फिर तुझे दबंगई करता है, हाँ, और ये सब क्रांति चालू हो गया। क्यों क्रांति चालू हुआ, इन सब का कारण रहा। अब ये लोग जब गोली चलाए तो कुछ लोग गुस्से में हुए, और पहले के समय में चौकियां जो बनी होती थी वो घास फूस की बनी होती थी, थोड़ा सा मजबूत रहता था, ऐसा नहीं घास फूस का, हाँ, ऊपर क्या लगा था, बांस, क्या किए, बाहर से सिटकिनी लगा दिए, और सिटकिनी लगा के मट्टी तेल छिड़क के फूंक दिए, और कहा मजा आ रहा है, अब बोलो खूब मजा आ रहा है। पकड़ के पूरे सब के सब लोग क्या हो गए, उसी में जल गए। जल करके 22 या 23 पुलिसकर्मी की क्या हो गई, मौत हो गई जलने की वजह से। इससे वो गुस्सा गए अंग्रेज और तिलमिला गए। दूसरी बात, ट्रेन का विकास तब तक हो गया था ना, मुंबई से ठाणे के बीच चल चुकी थी, ठीक, कहाँ से ट्रेन चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चल चुकी थी, और ट्रेन के आने से लोगों के मन में थोड़ा सा और भी विचार भावना, वो लोग तो अपने ही दृष्टिकोण से ट्रेन लाए थे कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमको खजाना ले जाना पड़ता है बैलगाड़ी से या फिर किसी और से, अगर ट्रेन रहेगा तो आसानी से ट्रेन से चला जाएगा, और वो खजाना ज़्यादातर ट्रेन से ही ले जाते थे। आप लोग पढ़ेंगे, जब विपिन सर पढ़ाएंगे आपको, मैं पढ़ाता था, बताता था कि आप काकोरी कांड सुनेंगे। काकोरी कांड में वो लूट लिया जाता है ट्रेन को ही, ठीक, एक स्टेशन पे खींच लिया जाता है चेन को, और रोक करके लूट लिया जाता है पूरे ट्रेन को ही, ठीक। ये सब आप पढ़ेंगे, इतिहास कनेक्ट होंगे तो बहुत मजा आएगा। यही दौर है, इस दौर में कौन लिख रहे हैं, बहुत अच्छे समझोगे ना तो बहुत एक कनेक्ट है, लिंक्ड है। अब आप पढ़ कैसे रहे वो मुझे नहीं पता, वो विपिन सर पढ़ाएंगे, उनकी जिम्मेदारी, मैं लेक्चर ही देता हूँ, ज़्यादा बताने से अच्छा है आप बढ़िया सुन लोगे तो पूरा याद रहेगा। क्या बस सूरज बैठा हुआ इतिहास चलता, आप बैठ गया, बैठ जाओ, वहीं चल रहे हैं, समझ गए। तो ये घटना उसी समय का, अंग्रेजों के समय का। अब अंग्रेज, ये ले लो टेबल, अंग्रेज खूब उछड़ रहे हैं, और ट्रेन आने से सुविधा ये हो गई कि जैसे ट्रेन आने से लोग यात्रा करने लगे ट्रेन में, जैसे महाराष्ट्र वाले लोग कहीं से इधर आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ की यूपी वाले बिहार जा रहे हैं। अब पता चला, अरे यार ये तो पूरे देशों में मारपीट चल रहा है, अंग्रेज पूरे देश वाले को सता रहे हैं। पहले लोग ये समझते थे हम ही भरे सताए जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ सताए जा रहे हैं तो हम लोग पता चले हम ही सताए जा रहे हैं। लेकिन जब यात्रा करना चालू कर दोगे ट्रेन से, तो ट्रेन में जब बैठोगे तो जैसे आज के समय में मोदी जी के लोग कहते नहीं, मारा कुल महंगाई लिया दे हैं, नौकरी लियावत ना है, ट्रेन में बैठबा तो यही सब चलता है, या फिर बस में बैठोगे। ऐसे उस समय लोग बैठने लगे ट्रेन में, यात्रा करने से मानव के जीवन में आया, अच्छा हमारा ही राज्य नहीं बल्कि हमारे भारत देश में जितने राज्य हैं ये गोरके कुलीन के परेशान करे हैं, गोरकन के मार के कैसों भगावा, जिसके क्षमता जो थी वो उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, एक से एक खतरनाक लिखते थे, अंग्रेजों को ऐसे करो, अंग्रेजों को, इनका कविता पढ़ोगे तो इसीलिए इनको कौन सा कवि कहा जाता है, क्रांतिकारी, यानी इनके कविताओं में आग लगाने वाली चीजें होती थी। क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी कवि। तो क्रांतिकारी कवि के नाम से किसे जाना जाता है,
हाँ, अब इन्हीं को महाप्राण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसके बाद अगला है कौन? महादेवी। महादेवी वर्मा। हाँ, फिर जयशंकर प्रसाद। क्रांतिकारी कर दो। अरे भैया बोले तो है ना क्रांतिकारी कभी ना। जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। ठीक, ये 4 महत्वपूर्ण है, स्तंभ है ये छायावाद के क्या है? स्तंभ है, पिलर है। इन्हीं का योगदान ज्यादा रहा है छायावाद में। ठीक, ये 4 स्तंभ है। इसके बाद और भी कवि आएंगे छायावाद में, जैसे रामधारी सिंह दिनकर। चौथा हो गए, 4 हो गए। यहाँ 5वां लिख लेंगे, कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर माने क्या होता है जी? दिनकर माने सूर्य। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। 6वें कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। जयशंकर को तो मैंने लिख दिया। हाँ, रामचंद्र शुक्ल को भी लिखा है, आचार्य रामचंद्र। आपके यहाँ जितना मैं लिख रहा हूँ ना, यही सब लेखक मिलेंगे आपको, और यही दौर आपको चल रहा है। इसके बाद एक और आते हैं पिताजी। किसके पिताजी? अमिताभ बच्चन के ना। हरिवंश राय। गुड। कहाँ है सन की सूर्य? देखता है फार्म में है एकदम। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन याद रखो। देखो, हरिवंश राय बच्चन का कवि, इनकी 2-3 रचनाएं बहुत फेमस है। मधुशाला, मधुबाला, ऐसे करके लिखते हैं। मधवा पीले ना, ऐसे मधुशाला। ये पीते नहीं है लेकिन सबको पिलाए हैं। तो माने दारू पीने के बारे में कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद मेल कराते ना, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। मधवा पीले रे मधवा पीले ना। यानी मंदिर मस्जिद क्या करा रहा है? बैर करा। अब वहाँ देख लो, मुस्लिम और हिंदू 2 लोग हों, आपस में अगर मंदिर और मस्जिद हो जाए, दोनों लोग मार कर लेंगे, हमारा मंदिर तुम्हारा मस्जिद। लेकिन अगर दोनों जने मित्र रहे और कतौ शराब को पार्टी चल रहे, देखा वाह, अरे भैया रच की गिलासी, वहीं गिलासी, हम गिलास ना मिले ना। कितने लोग को आप देखोगे गिलास ढूंढत रहती, ना मिले ना, कौनो चीज मिल गया अतरी कुछ भी है, फूंक मारेगी। देखा, अगर आप देखो, कभी देखना मित्रता पीने वालों की क्या मित्रता होती है। ऐसा लगा अगाव नहीं बोल दे ना, तू भले से दम न रहे, ऐसे झूलत ढालत रहेगी। लेकिन अगर बोल दे उनके मित्र के पिए कैसे बोले रे, 2 मिले और आ जाएगी। समझ गए कि नहीं? यही है, इन्होंने कहा है, सही कहा है। और देखो, गांजा पीने वाले वैसे क्यों जुठारा ना पिए। अगर जुठारा रच के कह दिला भैया रच के चाय पी ले, ना पिए। अब वहाँ देखा दारू पिए रहे, आधा पिए ने रच के चिखाए दे, रच के भैया रच के देखा वही चीख लें, जुठरवा कुल चीख लें, और वही गांजा से वही पियत है। एक जने और देखो वहीं बैठ गई, का भैया कहती चले देखा कि नहीं? हाँ, कोने पिछवाड़े कतवा देख। और सबसे एक चीज और देख लो, जो सबसे घटिया आपके गांव का, चाहे जितने गांव के लोग हो, देखबा एक गांव, हर गांव में एक ही खतरनाक गोमती रहे। ना गोमती रहे तो छोटा सा अड्डा रहे, वो अड्डा पे 4, 5, 10 जने हो, ओकर सामान बिकाई या ना बिकाई, और मैं 20 आदमी जरूर बैठा रही। अब ऐसा आदमी बैठा रही, पूरे गांव के इतिहास में उनके पता रहे ना। और वहीं दरे अपन चले, सब देख लो, और टूटही दुकान रहे ना। समझ गए कि नहीं? तो यही कहे थे कि मेल कराते, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, मधवा पीले। और इन्होंने शायद, अगर अमिताभ बच्चन की एक टाइप को आपने सुना होगा, बाद में बहुत बार बोलते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है 100 बार फिसलती है ना। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिर के उठना, उठ के गिरना ना खरता है। ऐसे करके नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ गए? ये है। तो आप देख लिए कितने कवि हैं। अब इनके बारे में जो चीजें थी मैं महत्वपूर्ण बता दिया। अब आपकी इनकी रचनाएं हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। याद कर लो, कक्षा 10 के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट ये युग है। पक्का 100% जाए, लिख के ले लो मुझसे,
100% 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है 2 क्वेश्चन। अब इतना कहने के बाद आप ना पढ़ो, आपकी जिम्मेदारी है। 100% मैं बार बार कह रहा हूँ, फिक्स है 2 क्वेश्चन आना, क्लियर एकदम। ये जान लो, चाहे जहाँ से आए मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ से प्रश्न आना है। चाहे इनका पूछ ले चिंतामणि, पूछ लेगा चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो आप कहेंगे निबंध है। पूछ लेगा चिंतामणि के राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, 4 राइटर देगा, आप बता देंगे कौन, रामचंद्र शुक्ल ना। यहाँ से फिक्स है आना, एकदम लिख लो, समझ गए। अब देखो, अब इनमें से कुछ राइटर और उनकी रचनाओं को याद कर लो। जैसे देखो, जयशंकर प्रसाद का बहुत फेमस है, तितली है, कंकाल है, इरावती है, बहुत सारा है, लेकिन तितली और कंकाल इनका उपन्यास है, और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। पूरा नहीं किए थे, उसके पहले ही ये क्या हो गए, मर गए, निकल नहीं लिए, मर गए, मृत्यु हो गई। हाँ, तो तितली है, कंकाल है, इरावती है। तितली, कंकाल, इरावती, हाँ इरावती, इरावती इनका कैसा है, अधूरा है। ये तीनों उपन्यास हैं, ये तीनों क्या हैं, उपन्यास। अरे आपको यहाँ से मतलब नहीं है ये। अब ये अगर उपन्यास कहानी देखना है ना, तो मैंने जब पढ़ाया था गद्य साहित्य, जब गद्य पढ़ाया था तब मैंने बताया था गद्य को आपने 4 क्रम में बांटा है। कथात्मक गद्य, कथा यानी जिसमें 2 चीजें हैं, जैसे कहानी होगा और उपन्यास होगा। फिर बताया था दृश्यात्मक माने जिसे हम देख सकें, जिसे हम रंगमंच पर खेल सकें, जैसे खेला जाता है। जो आप लोग देखे होंगे कहीं रंगमंच पे नाटक करते नहीं हैं, तो वो कहलाता है नाटक दृश्यात्मक होता है। दृश्यात्मक हमने जिन्हें हम देख सके। विचार प्रधान जिसमें कोई वो ना हो, न तो ना विचार प्रधान किसे कहते हैं, निबंध होता है विचार, जिसमें न तो पात्र हो, न घटना हो, न श्रृंखला, सीधे सीधे विचारों की क्या हो, श्रृंखला। न तो उसमें न तो कोई पात्र होगा, न तो कोई घटनाएं होंगी, न कुछ नहीं, न चरित्र होगा, बल्कि आपके विचारों का श्रृंखला। जैसे गाय पे निबंध आ गया, तो उसमें कोई पात्र तो नहीं है, गाय के बारे में लिखना है। उसकी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 पूंछ है, 4 पैर है न, 2 सींग है। इनका लिख लो इंद्रजाल, इंद्रजाल और अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, चंद्र, अरे बहुत है यार, आंसू आदि, लहर, कमानी, बहुत है। क्या करोगे, चंद्रगुप्त, झरना, आंसू आदि न, अल्लाह, बहुत है यार, कितना लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आ जाइए किसमें, थोड़ा थोड़ा लिख लो। हम बोल दे रहे हैं, तितली, कंकाल, इरावती, इंद्रजाल, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, कामायनी, लहर, बहुत सारा है। ठीक, तो इतना बोल दिया है, देख लो। इसके बाद और किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का खूब पूछता है। महादेवी वर्मा का गिल्लू है, गिल्लू, यामा, नीरजा, दीपशिखा, हाँ दीपशिखा, सांधगीत, दीपशिखा, शिखा, सांधगीत, मेरा परिवार, हाँ सांध्य गीत, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, रश्मि, मेरा परिवार, रश्मि, बहुत है यार, क्या इतना हम लिखेंगे। निहार लिखे तो हैं, नीरजा, निहार, यामा के लिए इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक, और देख लो और किसकी रचना है, देख लो, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का भी रचना पूछता है। हाँ, कौन कौन जयशंकर प्रसाद का है, अरे लिख दिए वहाँ, जयशंकर प्रसाद का लिख दिए। और किसका लिखोगे, हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला लिख लो। हाँ, तो ये नहीं लिखवा, मधु कलश है, मधु कलश। क्या लिखूं, क्या याद करूं, क्या लिखूं,
क्या याद करूं, क्या याद करूं, क्या याद करूं। ठीक, और कौन, इनका हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने बता ही दिया है। एक हो जाएगा चिंतामणि, चिंतामणि। रस मीमांसा त्रिवेणी, रस मीमांसा त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी। जायसी, जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली। ठीक, और इनका हो गया रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का बोलो। उर्वशी ओंकार, उर्वशी ओंकार, रेणुका, ओंकार, रेणुका, रेणुका, रेती के फूल, रेती के फूल, रेती के फूल। और इनका याद रखना है, इन्होंने एक लिखा है कुरुक्षेत्र। क्या लिखा है, कुरुक्षेत्र। इसे आधुनिक युग का गीता कहते हैं। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग का क्या कहते हैं, गीता। किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने। और बोलो, हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय इन्हीं का है। ठीक, इनका संस्कृति के 4 अध्याय के 4 अध्याय। परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की, यही लिख लेना भैया, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा। परशुराम की प्रतिज्ञा नहीं जानते हो, परशुराम को जानते हो कि नहीं। क्षत्रियों को, ये क्षत्रियों के ऊपर बहुत गुस्सा रहते थे। हाँ, कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिए थे धरती को। परशुराम को जानते हो कि नहीं ना। हाँ, इन्होंने ही लक्ष्मण को कहा था, गुस्सा नहीं गए थे जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, तो जाके किससे गुस्सा हो गए थे, लक्ष्मण से। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसी धनुइया तो मैंने बचपन में बहुत सारी तोड़ी हैं, ऐसे तो कोई नहीं भड़का जैसे आप भड़क रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे धनुइया को अगर आपने तोड़ा है तो वो नॉर्मल धनुइया थी। तो कह रहे हैं रघुनंदन ने हाथ लगाया, धनुष टूट गया, तो उसमें इनकी क्या गलती है। तुम जानते नहीं हो मैंने क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन कर दिया। कहें आपके बखान, आपके मुंह से मैं आपका बखान सुन के मैं समझ रहा हूँ आप कितने बड़े। कहें चुप रहो बदतमीज, चुप रहो दंड बालक, मुझसे बहस करते हो। तुम जानते नहीं हो कि मैंने क्षत्रियों को, हाँ, मैंने कई बार इस धरा को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। कह रहे हैं आप होंगे, आप भी नहीं जानते, मैं भी अगर अस्त्र उठा लिया तब राम भगवान मना करेंगे तो ना, तब यही बोलेंगे लक्ष्मण की यहाँ कौन को बतिया ना है जो तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कोहड़ा का कोनो बतिया हम ना है जो तर्जनी उंगली देखोगे तो से डराई जावे। ऐसे ऐसे कहीं हमसे मत बतिया, ना जान ल अब हमार तीर धनुष उड़ी जाए। समझ गए, ये है हरिवंश राय बच्चन का। अब आगे देखो, जयशंकर प्रसाद का लिख दिए। सुमित्रा नंदन पंत का देखो, रुक जाओ यार, छूट गया। सुमित्रा नंदन पंत, बोलो इनकी रचना है चिदम्बरा है, चिदम्बरा। हाँ, चिदम्बरा के लिए इनको मिला है। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ मिला है ना। उसके बाद कला और बूढ़ा चाँद, बूढ़ा चाँद, हाँ चाँद युगांत है, इनकी ही रचना युगांत है। युगांत, पल्लव, युगांत और पल्लव महत्वपूर्ण है, याद रखना। स्वर्ण धूली, स्वर्ण धूली, और भी है बहुत सारी रचनाएं हैं। हाँ, वीणा है, हाँ वीणा भी इनकी रचना है, वीणा। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हो गया, लिख दिए। कहाँ लिखे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं? नहीं लिखे हैं। एक
कहीं नहीं पूछता। हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, हंसो मत, वो सही कह रहा है। हाँ अरे गधा, वो पूछता नहीं है, वो यूपीएससी सिलेबस रख के छतरी जमात, वो नहीं। हाँ आपके यहाँ नहीं पूछेगा। सही, हंसो मत, वो सही बोल रहा है। इसकी इनकी रचनाएं है, वो जो चतुरी चमार बोला है ना, वो सही है, लेकिन आपके यहाँ नहीं आएगा। जो आएगा हम वही लिखे हैं इस बोर्ड पे। जूही की कली, जूही की, हाँ सरोज स्मृति है, सरोज स्मृति। ये सरोज स्मृति अपने बेटी के मृत्यु पर लिखा है। हाँ अर्चना, गधा, जो हम कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है वही लिखेंगे हम यहाँ। अर्चना भी है, सही कह रहा है। हाँ अप्सरा भी है, लेकिन हाँ लेकिन ये सब आपके यहाँ अप्सरा आता है, इनका अप्सरा आता है, मैंने देखा है पेपर में। अप्सरा याद रखना, अप्सरा आता है। हाँ अनामिका भी आता है, नहीं विरूपिना नहीं आता, अनामिका आता है। अनामिका, अनामिका मनु स्मृति ना, सरोज स्मृति अपनी पुत्री के मृत्यु पे इन्होंने लिखा है। ठीक, हाँ वियोग बहुत विरह है इसमें, बहुत विरह है। ठीक, हाँ कुकुर मुत्ता, हाँ इनकी रचना कुकुर मुत्ता है। क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कुकुर मुत्ता है। हाँ अनामिका तो लिखे है ना, अनामिका नहीं लिखे हैं। अनामिका, अनामिका और राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। जूही की कली भी लिख दी है, नए पत्ते, जूही की कली यहाँ लिख दी है। ठीक, नए पत्ते। ठीक, ये सब रचनाएं किसकी? अभी छूटा है कोई लेखक ही हो गया सबका, समझ गए? हाँ नए पत्ते भी इनका है ना, जो अप्सरा तुम कह रहे हो वो भी इन्हीं का है ना, चतुरी चमार इन्हीं का है, लेकिन वो पूछता नहीं है। हाँ इतनी रचनाएं हैं और इतने राइटर का आपने देख लिया। कहीं दिक्कत हो तो देखो, इतना मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, आप ये गारंटी है कि इस बोर्ड के स्लाइड से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, पक्का 100, यही इतने से मिलेगा जितना बोर्ड पे लिखा है। नहीं तो ले लो वीडियो, मैं बोल रहा हूँ वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लो, इतने को ही काट के रख लेना। नहीं मिलेगा तो आके दिखाना, पक्का यहाँ से आएगा। नहीं तो पेपर तुम लिए हो, दे दो, हम दिखा देंगे, मिल जाएगा, दिखा दे रहे हैं, तुरंत दिखा देंगे। ठीक, हाँ आप लाना, ये वीडियो मैं आज जब कहो तो आपको दे दूँ, रख लो, फिर आके पेपर के बाद मिल लेना मुझसे, पक्का। ठीक, बस।